क्लास 9th में तो आ गए हैं कि क्लास 9th को बहुत ही सीरियसली लेना है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है। तो ऑलमोस्ट चक्कर ही आ गए क्योंकि इतने सारे चैप्टर्स हैं, वो भी इतने डिफिकल्ट वाले। कंप्लीट साइंस की एक धांसू स्ट्रैटेजी के लिए हो जाओ रेडी। जैसे कि अब आपको साइंस में 3 अलग अलग सेक्शंस दिख रहे होंगे। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो करनी है, लेकिन एग्जैक्टली किस टाइप के सवालों की प्रैक्टिस ज्यादा करनी चाहिए। और देखो सीधी सी बात है, कोई भी स्ट्रैटेजी तभी वर्क कर पाती है जब आप उस स्ट्रैटेजी को अच्छे से फॉलो करो। आज आपको एक और चीज फॉलो करनी है और वो है क्लास 9th में तो आ गए हैं और इस बार कई लोगों ने सजेस्ट भी किया है कि क्लास 9th को बहुत ही सीरियसली लेना है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है। लेकिन जब क्लास 9th साइंस की एनसीईआरटी बुक खोल करके बैठे तो ऑलमोस्ट चक्कर ही आ गए क्योंकि इतने सारे चैप्टर्स हैं, वो भी इतने डिफिकल्ट वाले। कहाँ से पढ़ाई शुरू करें, कैसे करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो अगर आप भी सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो बेटा जी अब खुश हो जाओ, क्योंकि आज मैं आपको इस प्रॉब्लम का एक अल्टीमेट सोल्यूशन देने वाली हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप सभी को नेक्स्ट 9 मंथ्स में, यानी कि जून से लेकर के फरवरी तक, किस तरीके से क्लास 9th साइंस का सिलेबस कंप्लीट करना है। तो कंप्लीट साइंस की एक धांसू स्ट्रैटेजी के लिए हो जाओ रेडी। सो हाय गाइस, दिस इज विभूति खरे। वेलकम टू क्लास 9th बाय अड्डा 24/7। जब आप लोग क्लास 9th में आए होंगे और आपने साइंस पढ़ना स्टार्ट किया होगा, आई एम वेरी श्योर कि कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप सभी बच्चों के दिमाग में आए होंगे। जैसे कि अब आपको साइंस में 3 अलग अलग सेक्शंस दिख रहे होंगे, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी। तो पहला सवाल आपके दिमाग में यही आया होगा कि सबसे पहले कौन सा सेक्शन पढ़ना चाहिए, किस सेक्शन के साथ शुरुआत करें, फिजिक्स पढ़ लें, केमिस्ट्री पढ़ लें या फिर बायोलॉजी से स्टार्ट करें। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो करनी है, लेकिन एग्जैक्टली किस टाइप के सवालों की प्रैक्टिस ज़्यादा करनी चाहिए, सिलेबस कब तक कंप्लीट कर लेना चाहिए आइडियली, और कौन सी बुक्स हमें इस बार रेफ़र करनी चाहिए। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको परेशान कर रहे होंगे, है ना। तो बेटा आज के इस वीडियो में स्ट्रैटेजी के साथ साथ मैं आपको इन सारे सवालों के जवाब भी देने वाली हूँ। यानी कि पूरा वीडियो होने वाला है आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, इसलिए इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, एंड तक देखना है। और देखो सीधी सी बात है, कोई भी स्ट्रैटेजी तभी वर्क कर पाती है जब आप उस स्ट्रैटेजी को अच्छे से फॉलो करो, और फॉलो तभी कर पाओगे जब आपको वो स्ट्रैटेजी ठीक से समझ में आएगी। तो इसीलिए वीडियो को पूरा देखना है ताकि स्ट्रैटेजी आपको अच्छे से समझ में आए और आप उसको ठीक से फॉलो भी कर पाओ। अब स्ट्रैटेजी को फॉलो करने के साथ साथ आज आपको एक और चीज़ फॉलो करनी है, और वो है हमारा ये प्यारा सा चैनल क्लास 9th स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली क्लास 9th बाय अड्डा 24/7। अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी कर लो, वीडियो को लाइक कर दो पहले से ही, क्योंकि वीडियो होने वाली है बहुत अच्छी। और ये वीडियो अपने बाकी सारे फ्रेंड्स और क्लासमेट्स में शेयर भी कर दो ताकि उन तक भी ये स्ट्रैटेजी पहुंच जाए और वो भी अपने क्लास 9th की जर्नी शुरू कर सकें। ठीक है, चलो अब हम अपनी स्ट्रैटेजी को जो है जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, और शुरुआत हम करते हैं आपके पहले सवाल के साथ कि सबसे पहले क्या पढ़ना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर बायोलॉजी। इस सवाल का जवाब आपको मिलने वाला है, कुछ ही देर में मिलने वाला है, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी जानकारी मुझसे ले लो। जानकारी ये है बेटा कि सीबीएसई ने क्या किया है ना, कि आपके क्लास 9th साइंस के सिलेबस में जितने भी चैप्टर्स हैं उन सारे के सारे चैप्टर्स को ब्रॉडली डिवाइड कर दिया है 4 यूनिट्स में, 1, 2, 3 एंड 4। आपके क्लास 9th साइंस के सिलेबस में है बेटा टोटल 14 चैप्टर्स, 14 चैप्टर्स हैं। अच्छा, 14 चैप्टर्स में भी एक चैप्टर ऐसा है जिसको कि सीबीएसई ने बोला है कि भाई बच्चों को पढ़ाना है, बच्चे को पढ़ना भी है, लेकिन ये चैप्टर जो है एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, इस चैप्टर के क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आएंगे। और वो चैप्टर है बायोलॉजी का ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस। सीबीएसई खुद ही बोल रहा है साफ साफ कि पढ़ा दो बच्चे को पढ़ना भी चाहिए, लेकिन ये जो चैप्टर है ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो मोटा मोटा देखा जाए तो आपको 13 चैप्टर्स ही एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं बात करूँगी बेटा सारे चैप्टर्स की, मैं 14 चैप्टर्स की बात करूँगी, क्योंकि वो जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस वाला चैप्टर है वो भी पढ़ना तो है ही ना, माना कि एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा पर पढ़ना तो है। तो यहाँ पर मैं बात करूँगी 14 चैप्टर्स की। तो उन 14 चैप्टर्स को सीबीएसई ने जो है 4 यूनिट्स में तोड़ दिया है, डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट है मैटर, इट्स नेचर एंड बिहेवियर। इसमें आपके केमिस्ट्री के चैप्टर्स आ जाएंगे बेटा। केमिस्ट्री में आपके पास 4 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, दूसरा है इज मैटर अराउंड अस प्योर, तीसरा है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, और फोर्थ वाला है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। ठीक है, तो ये चारों चैप्टर्स कहाँ आ जाएंगे, फर्स्ट यूनिट में आ जाएंगे। सेकेंड है
ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड, और इसमें बेटा आपके बायोलॉजी के चैप्टर्स आने वाले हैं। 2 ही चैप्टर्स हैं बायोलॉजी में। फर्स्ट है सेल, दूसरा वाला है टिश्यूज, जहां पर आप प्लांट और एनिमल टिश्यूज पढ़ते हो। ठीक है, जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेज वाला जो चैप्टर देखो, ये सीबीएसई का ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ये बेटा यहाँ पर सीबीएसई खुद ही बोल रहा है कि भाई पढ़ाया तो जाएगा लेकिन एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो मोटा मोटा देखा जाए तो बायोलॉजी के दोनों चैप्टर्स आ जाएंगे सेकेंड यूनिट में। फिर आती है थर्ड यूनिट, मोशन, फोर्स एंड वर्क। नाम से समझ में आ रहा है कि इस यूनिट में फिजिक्स के चैप्टर्स आने वाले हैं, और फिजिक्स के चैप्टर्स का नंबर थोड़ा सा ज़्यादा है। 5 चैप्टर्स हैं बेटा फिजिक्स में। फर्स्ट है मोशन, सेकेंड है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ये फिर भी छोटा चैप्टर है। थर्ड है ग्रेविटेशन, इसके न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे लेवल के बनते हैं। ठीक है, फ्लोटेशन वाला जो पार्ट है वो ग्रेविटेशन चैप्टर के अंडर ही आएगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर बनता है आपका फोर्थ वाला वर्क, एनर्जी एंड पावर, और फिफ्थ बनता है साउंड। तो कुल मिलाकर के 5 चैप्टर्स हैं फिजिक्स में जो थर्ड यूनिट में आएंगे। लास्ट फोर्थ यूनिट है फूड प्रोडक्शन, और इसमें तो बेटा बस एक ही चैप्टर आएगा, वो लास्ट वाला, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज वाला। तो इस यूनिट में, फोर्थ यूनिट में, केवल एक ही चैप्टर आएगा, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज वाला। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, इसमें है 4 चैप्टर्स, इसमें 2, इसमें 5, और इसमें केवल 1 चैप्टर है। ठीक है, अब ज़रा हम इन यूनिट्स का बेटा वेटेज भी चेक कर लेते हैं ना, इतना देख ले तो थोड़ा सा अपन वेटेज भी देख लेते हैं। देखो, जो आपका फाइनल एग्जाम का पेपर होगा वो होगा 100 मार्क्स का। ठीक है, 100 में से 20 मार्क्स जो हैं वो आपको मिल जाएंगे इंटरनल असेसमेंट के थ्रू, यानी कि जो आप फाइनल एग्जाम का पेपर देने जाओगे वो पेपर सेट किया जाएगा फॉर 80 मार्क्स। ठीक है, 80 मार्क्स में से 25 मार्क्स की केमिस्ट्री आएगी। जो फाइनल एग्जाम का पेपर होगा वो पेपर सेट किया जाएगा 80 नंबर के लिए। 80 मार्क्स में से 25 मार्क्स की केमिस्ट्री आएगी, यानी कि केमिस्ट्री के जो 4 चैप्टर्स हैं वो कैरी कर रहे हैं 25 मार्क्स। फिर 22 मार्क्स की बायोलॉजी आ जाएगी, यानी कि बायोलॉजी के जो 2 चैप्टर्स हैं, केवल 2 चैप्टर्स कैरी कर रहे हैं 22 मार्क्स। हाँ, यहाँ पर आपको ज़रूर लगेगा फिजिक्स में कि मैम धोखा हो गया हमारे साथ, क्योंकि फिजिक्स के जो 5 चैप्टर्स हैं वो कैरी कर रहे हैं 27 मार्क्स, यानी कि 27 मार्क्स की तो आप बोल सकते हो कि फिजिक्स आ जाएगी। और जो लास्ट चैप्टर है आपका इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, वो एक अकेला चैप्टर कैरी कर रहा है 6 मार्क्स, यानी कि 80 नंबर में से 6 नंबर तो आपको एक ही चैप्टर से मिल जाने हैं, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज से। तो ये पूरा वेटेज मैंने आपको थोड़ा सा समझाया है, बताया है। अब सुनो तुम काम की बात, इन चारों यूनिट्स में से वेटेज देखने के बाद तुम मुझे बताओ कि तुम्हें सबसे स्कोरिंग यूनिट कौन सी लग रही है। स्कोरिंग का मतलब ये समझ लो कि कम मेहनत में ज़्यादा नंबर तुम्हें कहाँ मिल सकते हैं। एक तो आपको यही दिख रहा होगा, मैम ये 4th यूनिट, इसमें केवल एक ही चैप्टर आ रहा है, और आप ने बोला कि इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज चैप्टर क्या कर रहा है, 6 मार्क्स कैरी कर रहा है, यानी कि 80 नंबर में से 6 नंबर तो आपको केवल एक ही चैप्टर से मिल जाने हैं। एग्जैक्टली, ये स्कोरिंग है। एक चैप्टर पढ़ लो और 6 नंबर कंफर्म कर लो, पक्के कर लो। ठीक है, उसके अलावा ये बेटा, ये बायोलॉजी 2 चैप्टर्स हैं गिन करके, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस पढ़ना है लेकिन एग्जाम में नहीं आने वाला है। ठीक है ना, ये याद रखना तुम लोग। तो 2 चैप्टर्स हैं बायोलॉजी के, सेल्स एंड टिश्यूज, और दोनों मिला करके 22 नंबर बना सकते हैं बेटा तुम्हारे। तो 2 चैप्टर्स पढ़ लो और 22 मार्क्स ले जाओ। जैसे कि यहां पर इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज चैप्टर पढ़ लो और 6 नंबर ले जाओ, वैसे ही बायोलॉजी के 2 चैप्टर्स पढ़ लो, सेल्स एंड टिश्यूज, और 22 नंबर ले जाओ। तो ये भी स्कोरिंग हो गया। केमिस्ट्री भी मैं उसको स्कोरिंग ही कंसिडर करना चाहूंगी। हाँ, इतना तो नहीं है, पर ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही गया गुजरा हो। 4 चैप्टर पढ़ लो और 25 नंबर तुम्हारे पक्के। ठीक है,
यहाँ पर तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैम ठग लिया, हमें ठग लिया, 5 चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे तब जा करके 27 नंबर मिलेंगे। हाँ तो क्या करनी बेटा, सिलेबस में है तो पढ़ना तो पड़ेगा। लेकिन 4 में से देखा जाए, 4 यूनिट्स में से 3 यूनिट्स तो तुम्हारी काफ़ी स्कोरिंग है ना, ये तो बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग है, और ये तो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है बायोलॉजी, कि 2 चैप्टर से जो है ना तुम्हें 22 नंबर मिल जाने हैं, 1 चैप्टर से यहाँ पर तुम्हें 6 नंबर मिल जाने हैं, 4 चैप्टर और पढ़ लो तो 25 नंबर मिल जाएंगे, और थोड़ी सी और मेहनत कर लो, 5 चैप्टर्स पढ़ लो और 27 नंबर पक्के कर लो। तो जो स्कोरिंग है बेटा यूनिट, कहने का मतलब ये आप बोलोगे कि मैम ये ज्ञान की बात हम कर ही क्यों रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं बेटा ताकि तुम्हें एक क्लैरिटी मिले कि तुम्हें किस डायरेक्शन में जो है आगे बढ़ना है, कहां से शुरुआत करनी है। भाई उस यूनिट से तुम शुरुआत करो ना जो स्कोरिंग है, जिसका वेटेज ज्यादा है। आप बोलोगे मैम सबसे ज्यादा तो इसका दिख रहा है, फिजिक्स का, लेकिन मेहनत यहां पर तुम्हें थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं दुख रहेगा। इस दुख के चक्कर में हो सकता है कि तुम डिमोटिवेट हो जाओ, इसीलिए तुम शुरुआत कर लो भैया बायोलॉजी से। 2 ही चैप्टर्स तो है, निपटा दो, शुरुआत कर लो यहीं से, तो 22 नंबर तुम्हारे जो है ना पक्के हो जाएंगे पेपर में। तो तुम शुरुआत कर सकते हो बायोलॉजी से, ठीक है। फिर तुम्हें करना है क्या, केमिस्ट्री, फिर तुम्हें करना है फिजिक्स, और लास्ट में तुम्हें करना है ये इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज वाला चैप्टर, ठीक है। मैं यहां पर लास्ट चैप्टर लिख देती हूं। तो सबसे पहले तुम्हें स्टार्ट करना है बायोलॉजी के साथ, फिर पढ़नी है केमिस्ट्री, फिर पढ़नी है फिजिक्स, और लास्ट में पढ़ लेना है लास्ट वाला चैप्टर। अब इस सीक्वेंस को देख करके बच्चों के दिमाग में सवाल आएगा कि मैम इसका मतलब यह है कि सबसे पहले हम बायोलॉजी के 2 चैप्टर्स पढ़ें, जब वो हो जाएंगे तब हम केमिस्ट्री पर आएँ, फिर केमिस्ट्री के 4 चैप्टर जब हो जाएंगे तब हम फिजिक्स पर आएँ। मैम ऐसे तो हमारे पीरियोडिक टेस्ट भी हैं, मैम हाफ ईयरली भी है, तब तक सिलेबस नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे। अरे सुन तो लो पहले पूरी बात, तुम्हें आगे कैसे बढ़ना है ये तुम्हें सीक्वेंस समझ में आया। अब एक चीज़ और समझ लो, क्या कि तुम्हें यहाँ पर यूज करना है 1-1-2 का फॉर्मूला। इस सीक्वेंस में तुम्हें आगे बढ़ना है, और सीक्वेंस में आगे बढ़ते बढ़ते तुम्हें ये फॉर्मूला लगाना है 1-1-2 का। 1-1-2 का मतलब क्या है कि 1 चैप्टर कर लिया बायोलॉजी का, उसके बाद में 1 चैप्टर कर लिया केमिस्ट्री का, और फिर उसके बाद में 2 चैप्टर कर लिए फिजिक्स के, क्योंकि फिजिक्स के चैप्टर थोड़े ज्यादा है ना, 5 हैं, बायोलॉजी के तो 2 ही हैं, एक तो तुम पहले ही निपटा चुके रहोगे जब तुम स्टार्ट करोगे। तो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कैसे, बायोलॉजी का 1 चैप्टर, उसके बाद में केमिस्ट्री का 1 चैप्टर, फिर फिजिक्स के 2 चैप्टर, जैसे कि तुमने स्टार्ट किया सेल चैप्टर के साथ, वो पढ़ लिया, फिर इसके बाद में मैटर इन आवर सराउंडिंग्स पढ़ लेना, वो केमिस्ट्री का 1st चैप्टर है, फिर लगाना फिजिक्स के 2 चैप्टर, मोशन वाला और फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन वाला। जब इतना हो जाएगा फिर तुम दोबारा से आना बायोलॉजी के ऊपर, उसका 2nd चैप्टर निपटा लेना, टिश्यूज वाला, मतलब कि तुम्हारा बायोलॉजी कंप्लीट, 22 नंबर पक्के। फिर जब टिश्यूज हो जाए फिर आना केमिस्ट्री पर, लगाना वो वाला चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर, पढ़ना मिक्सचर, पढ़ना एलिमेंट्स, पढ़ना कंपाउंड्स। फिर उसके बाद में जब 1 चैप्टर हो जाए केमिस्ट्री का 2nd वाला, फिर दोबारा से आना फिजिक्स के ऊपर, लगा लेना फिजिक्स के 3rd एंड 4th चैप्टर, ग्रेविटेशन हो जाएगा तुम्हारा और वर्क वाला चैप्टर हो जाएगा। फिर आना केमिस्ट्री के 3rd चैप्टर के ऊपर, क्योंकि बायोलॉजी तो तुम्हारा हो चुका रहेगा। तो इस सीक्वेंस में बेटा तुम्हें ये फॉर्मूला लगाते हुए जो है आगे बढ़ना है। मिल गया सवाल का जवाब। अब तो कंफ्यूजन नहीं होगी कि मैम कहां से शुरू करें, बायोलॉजी से शुरू करो, सबसे ज्यादा स्कोरिंग यूनिट वही है, बायोलॉजी की ही है, ठीक है। जब सारा हो जाएगा तो लास्ट में जो इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज वाला चैप्टर है वो पढ़ लेना। चलो ये सब तो मैंने आपको बता ही दिया है। अब अगला सवाल जो आपको परेशान करता है कि मैम सिलेबस कवर कैसे करना है। डायरेक्शन तो आपने दे दी, हमें डायरेक्शन तो दे दी, सीक्वेंस बता दिया, और सीक्वेंस में भी फॉर्मूला क्या लगाना है मैम आपने वो भी बता दिया। लेकिन मैम अब भारी परेशानी ये है कि मैम
सिलेबस कवर कैसे करना है, पढ़ना कैसे। जैसे कि मैम हमने कोई भी चैप्टर पढ़ना शुरू किया है तो उस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ लेना है, कैसे कैसे पढ़ लेना है कि हम बोल दें कि हाँ भैया हमारा ये वाला चैप्टर हो गया है। किस तरीके से बेसिकली हमें सिलेबस कवर करना है मैम, ये बता दीजिए। ठीक है, तो बेटा सिलेबस को कवर करने के लिए ना तुम्हें ये वाला फॉर्मूला लगा देना है। फॉर्मूला क्या है? 1 चैप्टर पर वीक। तुम्हें हर हफ्ते में एक चैप्टर जो है साइंस का पढ़ लेना है। ये दिख रहा है फॉर्मूला, 1 चैप्टर पर वीक। एक हफ्ते में एक चैप्टर तुम्हें निपटा देना है। और इसी तरीके से तुम क्या कर सकते हो बेटा, यही फॉर्मूला यूज करके तुम क्या कर सकते हो, साइंस का पूरा सिलेबस कवर कर सकते हो। कैसे, वो भी तुम्हें मैं अब डिटेल में समझाने वाली हूं, सुनते जाना तभी समझ में आएगा। अभी महीना चल रहा है बारिश का, नहीं जून का महीना बेटा चल रहा है, और ये समझ लो कि आधा जून तो निकल ही चुका है। और जब तक तुम इस वीडियो तक पहुंचोगे या ये वीडियो तुम तक पहुंचेगा, हो सकता है कि आधे से ज़्यादा जून का महीना और निकल चुका हो। यानी कि मोटा मोटा मान के चलो कि जब तक तुम्हें ये वीडियो मिलेगा जून के बस 10 दिन आखिर के रह जाएंगे। यानी कि एक हफ्ता तो फिर भी तुम्हें मिल ही जाएगा जून का। तो जो मिला है टाइम बेटा उसी को हम यूटिलाइज करेंगे। ऐसा नहीं है कि मैम 10 ही दिन तो बचे हैं तो कौन पढ़ाई शुरू करे जून से, अगले महीने से करेंगे। अरे भाई अगले महीने की अगली पढ़ाई है। जो 10 दिन बचे हैं जून महीने के, जो एक हफ्ता बचा है जून मंथ का, वो भी हमें यूटिलाइज करना है, तभी हमारा सिलेबस टाइमली कंप्लीट हो पाएगा। तुम्हारा सवाल ये भी रहता है कि मैम कब तक कवर कर लेना चाहिए। अरे शुरू तो करो, तब तो टाइमली खत्म हो पाएगा कि नहीं। ठीक है, तो जून में मैं तुम्हें टारगेट दूंगी एक चैप्टर का। देखो स्ट्रैटेजी भी मैं तुम्हारे लिए ऐसी बना करके लेके आई हूं जो थोड़ी सी, मतलब थोड़ी सी नहीं, थोड़ी ज्यादा सी क्या हो, प्रैक्टिकल हो। मैं बोल दूं कि बेटा 10 दिन रह गए जून महीने को खत्म होने में, तो तुमको यहाँ पे 4 चैप्टर जो ना निपटा देने हैं, तो ये पॉसिबल नहीं बेटा। ये प्रैक्टिकल ये पॉसिबल ही नहीं है कि तुम 10 दिन में क्या कर रहे हो, 4 चैप्टर लगा रहे हो। नहीं, अगर लगा भी लोगे, कर भी लोगे, तो वो अच्छे से तो करोगे नहीं। तो ऐसी स्ट्रैटेजी बनाने का कोई मतलब नहीं है जो तुम फॉलो ही ना करो। ठीक है, तो जून के जितने भी दिन रह गए हैं, जब भी तुमको ये वीडियो मिल रहा है, तुम्हें टारगेट मैं दे रही हूं कि तुम्हें इस मंथ के एंड तक, यानी कि 30 जून तक तुम्हें साइंस का एक चैप्टर कवर कर लेना है, पढ़ लेना है। और वो कौन सा होगा? वो होगा बायोलॉजी का चैप्टर, सेल वाला, है ना। तो सेल वाला चैप्टर जो है बेटा तुम्हारा 30 जून तक हो जाना चाहिए। एक चैप्टर तुम्हारा यहां हो गया। ठीक है, फिर हम आए जुलाई मंथ में। जुलाई मंथ में तुम्हारे पास ले दे करके 4 हफ्ते तो निकल ही आएंगे, और इन 4 हफ्तों में, ठीक है, इन 4 हफ्तों में तुम्हें कंप्लीट करने हैं 3 चैप्टर्स। आप बोलोगे कि मैम हफ्ते 4 हैं और आपने बोला कि हमें 1 चैप्टर पर वीक का फॉर्मूला लगाना है, तो मैम इस फॉर्मूले के हिसाब से तो अगर हफ्ते 4 है तो 4 चैप्टर्स भी हमें कवर कर लेने चाहिए। 3 ही क्यों बेटा? क्योंकि इस टाइम पर ना बहुत सारे स्कूल्स में बच्चों के पीरियोडिक टेस्ट भी होते हैं। अभी समर वेकेशंस चल रही होंगी, जुलाई में स्कूल खुलेंगे और फिर खुलते साथ ही क्या होता है, फर्स्ट पीरियोडिक टेस्ट शुरू हो जाते हैं। तो जब तक टेस्ट चलेंगे तब तक तुम्हें सेल्फ स्टडी का उतना टाइम मिलेगा नहीं। ऑब्वियस सी बात है, तुम अपनी टेस्ट की प्रिपरेशंस में जो है लगे रहोगे तो ज़्यादा नहीं पढ़ पाओगे। सेल्फ स्टडी का टाइम पढ़ो तुम्हें कम मिलेगा। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर हफ्ते 4 हैं तो अगर इन 4 हफ्तों में तुम्हारा कोई एक वीक बिजी जा रहा है एग्जाम्स के चलते, तो जो फिर रिमेनिंग 3 वीक्स होंगे उनमें फिर तुम क्या करोगे, 3 चैप्टर्स को कवर करोगे। ठीक है, चलो फिर आते हैं अपने नेक्स्ट मंथ के ऊपर जो कि है अगस्त। यहाँ पर भी तुम्हें 4 हफ्ते मिल जाएंगे और तुम्हारे जो पीरियोडिक टेस्ट हैं वो भी हो चुके रहेंगे। तो इन 4 वीक्स को बेटा हम बहुत अच्छे से इस्तेमाल करेंगे और इन 4 वीक्स में हम क्या करेंगे, 4 चैप्टर्स पढ़ लेंगे। 4 चैप्टर्स पढ़ लेंगे, एक हफ्ते में एक चैप्टर, एक हफ्ते में एक चैप्टर। 4 हफ्ते हैं तो 4 चैप्टर्स हो जाने चाहिए। और ये करना बेटा जरूरी है। आप बोलोगे कि मैम ये तो मतलब नाइंसाफी हो गई, यहाँ पर तो एक ही चैप्टर है, यहाँ पर 3। मैम अगस्त में सीधे 4 चैप्टर बेटा करना जरूरी है, क्योंकि सितंबर आते आते क्या होगा, सितंबर में तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम्स हो जाएंगे शुरू।
तो हाफ ईयरली एग्जाम्स तक बेटा सिलेबस कवर करना तो ज़रूरी है ना। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अगस्त में 4 हफ्ते हैं, तो टारगेट रखना कि एक वीक में तुम एक चैप्टर कवर कर ही लो। और बेटा एक चैप्टर को कवर करने के लिए ना 1 हफ्ता इनफ है, बहुत समय है तुम्हारे पास, ठीक है। तो अगस्त तक 4 चैप्टर हो जाने चाहिए तुम्हारे। फिर सितंबर में क्या होगा, तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम चलेंगे, तुम उसमें बिजी रहोगे। तुम्हें यहाँ पर 2 ही हफ्ते मिलेंगे आगे की पढ़ाई करने के लिए। तो इसलिए सितंबर में हमारा टारगेट रहेगा कि तुम साइंस के क्या करो, 2 चैप्टर्स कर लो, 2 चैप्टर्स कर लो। हफ्ते तो 4 हैं, लेकिन तुम बिजी रहोगे। आधा सितंबर मान के चलो कि तुम लोग बिजी रहोगे, बचा आधा सितंबर मतलब कि 2 हफ्ते, तो तुम उसमें 2 चैप्टर्स करोगे। नेक्स्ट आया अक्टूबर। अक्टूबर का भी टारगेट बेटा तुम्हारे लिए जो है मैंने कम ही रखा है। अक्टूबर का भी जो टारगेट है तुम्हारे लिए मैंने कम ही रखा है। दो चैप्टर्स का। ऐसा क्यों? दिवाली है बेटा, तो तुम्हारा जो आधा महीना है वो फेस्टिवल में निकल जाने वाला है। घर में त्योहार मनेंगे, गेस्ट आएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाएगा, तो इसलिए 2 चैप्टर्स का यहाँ पर हम टारगेट लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। अब ज़रा काउंट करते हैं कि हमारे बचे कितने चैप्टर्स हैं। यहाँ से हो जाएंगे तुम्हारे 6 चैप्टर्स प्लस 3 9, 1 10 12 और 2 चैप्टर्स बचे हैं जिनको आप कवर कर लेंगे नवंबर मंथ में। और ध्यान रखिएगा जो 2 चैप्टर्स बचे हैं उनमें से भी एक चैप्टर जो है वो आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेज वाला, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ना है ना। तो मोटा मोटा देखा जाए तो नवंबर में एग्जाम के लिए तो आपको एक ही चैप्टर पढ़ना है। हफ्ते तो बहुत मिलेंगे लेकिन पढ़ने केवल 2 ही चैप्टर्स हैं एग्जाम के लिए, उनमें से भी एक, ठीक है। अब बताओ, अगर जून के आखिरी हफ्ते से भी तुमने पढ़ना शुरू किया है तो नवंबर तक, मिड नवंबर तक मान लो तुम्हारा सिलेबस बहुत ही स्मूथली बेटा कवर होने वाला है। जिनको लग रहा है कि मैम लेट हो गया है, कोई लेट नहीं हुआ है, कोई लेट नहीं हुआ है। ये टाइम टेबल देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अब ऐसा फील होना चाहिए कि मैम लेट हो गया है। आपके पास अभी भी टाइम है, ठीक है। और अगर बैकलॉग्स इकट्ठा हो रहे हैं, कुछ रीज़न हो गया, बीमार पड़ गए, टेस्ट आ गए, ज़्यादा आप टाइम नहीं दे पाए, जैसे कि अगस्त में ज़्यादा टाइम नहीं दे पाए, है ना, सितंबर में ज़्यादा टाइम नहीं दे पाए, बचे हुए चैप्टर, तो आपके पास पूरा नवंबर है बेटा, आप अपने बैकलॉग्स यहाँ पर क्लियर कर सकते हो। लेकिन नवंबर डेडलाइन है, उसके आगे फिर आपके पास 2 ही महीने हैं, दिसंबर एंड जनवरी। इन दोनों मंथ्स में सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस होगी एंड रिविजन होगा, क्योंकि रिविजन बेटा अगर नहीं हुआ तो फिर कितना भी पढ़ लो बात नहीं बनेगी। तो एंटायर 2 मंथ्स हम देंगे रिविजन और प्रैक्टिस के लिए। उसके बाद में लास्ट जो आपका मंथ है फरवरी, तो बेटा ये तो आपका एग्ज़ाम का ही महीना आ गया है। कुछ बच्चों के स्कूल में जो एग्ज़ाम है, फाइनल एग्ज़ाम्स, वो फरवरी 2nd वीक से शुरू हो जाते हैं। तो इस मंथ में तो सिर्फ और सिर्फ आप क्या करोगे, जा करके एग्जाम दोगे और एग्जाम के अलावा आप कुछ और ज़्यादा कर नहीं पाओगे। हाँ, रिवीजन होगा, प्रैक्टिस होगा, तो वो तो आपका दिसंबर मंथ से ही चल रहा होगा, ठीक है। और कुछ स्कूलों में बेटा हाफ ईयरली के बाद में 3rd पीरियोडिक टेस्ट भी होते हैं, मेजॉरिटी स्कूल्स में होते हैं। तो तब तक तो सिलेबस आपको बहुत अच्छे से कवर हो जाना चाहिए, इसलिए टाइमली सिलेबस को फिनिश करना ज़रूरी है मुन्नो। उसके अलावा ये मेरा टेलीग्राम चैनल है बेटा, साइंस विद विभूति मैम के नाम से। ये चैनल का QR है, इसको आप स्कैन करके पहुंच सकते हो मेरे चैनल के ऊपर, टेलीग्राम चैनल के ऊपर, जहां पर बहुत ही इंटरेस्टिंग क्विज और वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहती है कि मेरा कब कौन सा वीडियो कहाँ आ रहा है, कैसे आ रहा है। तो फटाफट से उसको जाकर के ज्वाइन कर लेना। अब अगला सवाल देख लेते हैं हम कि पढ़ें कैसे, पढ़ना कैसे है, ठीक है। हमने बोल तो दिया कि एक चैप्टर को हमें 1 वीक में पढ़ना है, कवर कर लेना है, लेकिन एक चैप्टर को कंप्लीट करने का मतलब क्या है, अब तुम सुनो। सबसे पहले तुम क्या करोगे, उस चैप्टर के टॉपिक वाइज ऑनलाइन लेक्चर्स देखोगे मेरे, ठीक है। YT पर सब लोग वीडियोस देखते ही हैं, पढ़ाई करते ही हैं, इसमें कोई नई बात तो है नहीं। ये तुम वीडियो भी तो बेटा YT पे ही देख रहे होंगे ना।
तो तुम्हें क्या करना है, कोई भी चैप्टर तुम उठा रहे हो, जैसे कि तुमने सपोज बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर उठाया सेल्स वाला, तो तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले उस चैप्टर के तुम्हें टॉपिक वाइज लेक्चर्स देखने हैं। मैं वन शॉट्स की बात नहीं कर रही हूँ, जिंदगी में हर चीज़ के लिए शॉर्टकट मत लिया करो बेटा कि हम मैम वन शॉट देख लेंगे। बेटा वन शॉट्स ना अच्छे होते हैं रिविजन पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अगर तुम चैप्टर को तरीके से पढ़ना चाहते हो तो तुम्हें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, चैप्टर के हर एक टॉपिक को समझना पड़ेगा। उसके लिए तुम्हें टॉपिक वाइज लेक्चर्स देखने होंगे। वन शॉट पर अभी मत जाना, उसके लिए टाइम मिलेगा तुम्हें दिसंबर और जनवरी का, वहां देखना वन शॉट्स। यहाँ पर वन शॉट नहीं होगा, यहाँ पर टॉपिक वाइज लेक्चर्स चलेंगे। जब तुम एक चैप्टर के टॉपिक वाइज सारे लेक्चर्स देख लोगे, उसके बाद में तुम क्या करोगे, उस चैप्टर की तुम एनसीईआरटी लगाओगे, क्योंकि जब तक तुम चैप्टर नहीं समझोगे तब तक तुम्हें उसकी एनसीईआरटी भी पल्ले नहीं पड़ेगी। फिर क्या करोगे, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चंस लगाओगे, ठीक है ना, इसके तुम एक्सरसाइज क्वेश्चंस लगाओगे। एक्सरसाइज क्वेश्चंस लगाने के बाद तुम क्या करोगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस लगाओगे। एग्जाम्पलर को बच्चे कई बार भूल जाते हैं, बेटा भूलना नहीं है, तुम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस लगाओगे। फिर तुम क्या करोगे, फिर तुम लगाओगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उस चैप्टर के। कहाँ मिलेंगे, तुम्हारे पास कोई ना कोई क्वेश्चन बैंक तो होगी ही, तुम्हारे पास कोई ना कोई क्वेश्चन बैंक तो होगी ही। उस क्वेश्चन बैंक से तुम क्या करोगे, उस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगा लोगे। जब इतना कर लोगे तब जाकर के तुम्हारा एक चैप्टर क्या कहलाएगा बेटा, कंप्लीट कहलाएगा, जो कि तुम्हें 1 हफ्ते का समय मिलेगा करने के लिए। इसीलिए कुछ बच्चों को लगेगा मैम एक चैप्टर को 1 हफ्ते में, मैम 2 घंटे में जाता है एक चैप्टर, तो 1 हफ्ता क्यों देना है? क्योंकि बेटा तुम्हें ये सब कुछ करना है, और सब कुछ करते करते तुम्हें टाइम लगेगा 1 हफ्ते का, क्योंकि तुम्हें सिर्फ साइंस नहीं पढ़नी, तुम्हें मैथ्स भी पढ़ना है, तुम्हें सोशल साइंस भी पढ़नी, तुम्हें लैंग्वेज भी पढ़ना है, बहुत कुछ पढ़ना है, तुम्हें स्कूल भी जाना होता है। तो इसलिए एक चैप्टर को 1 हफ्ते का टाइम दिया गया है कि टॉपिक वाइज उसकी सबसे पहले तुम ऑनलाइन लेक्चर्स देखोगे, फिर एनसीईआरटी लगाओगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे, एग्जाम्पलर के क्वेश्चन लगाओगे, उसके बाद मेरे पास जो भी बुक है क्वेश्चन बैंक, उससे तुम क्या करोगे, उस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लगाओगे, तब जाकर के तुम्हारा वो चैप्टर कहलाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हें सारे सवालों के जवाब मिल गए, अलॉन्ग विद स्ट्रेटेजी कि शुरुआत कहां से करनी है, कैसे जो है आगे बढ़ना है, एक चैप्टर को कितना समय देना है, हम कब बोलेंगे कोई चैप्टर हो चुका रहेगा, जब आपकी सारी चीजें कर लोगे तब। अब ये पूरी स्ट्रेटेजी बेटा तुम्हें मैंने बता दी है। अब तुम्हें क्या करना है, इसको अभी से फॉलो करने में लग जाना है। अभी चल रहा है जून महीने का टारगेट है कि तुम्हें साइंस का एक चैप्टर कंप्लीट कर लेना है। एक चैप्टर कंप्लीट करने का मतलब क्या है, तुम्हें ये सब कुछ कर लेना होगा, तब जाकर के तुम्हारा वो एक चैप्टर कंप्लीट हो पाएगा। और टाइम कितना है तुम्हारे पास, 1 हफ्ते का। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, जहां पर हम कुछ और इंटरेस्टिंग चीजों को कर रहे होंगे डिस्कस। बाय बाय, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।